हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले इसमें समझ लेते हैं कि ओरिजिनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ 1950, तो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें, एक तो प्रीएम्बल 22 पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के थे, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 8 शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8 शेड्यूल थे ओरिजिनली, 395 आर्टिकल्स से, 22 पार्ट्स से और एक प्रीएम्बल। और प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में प्रीएम्बल है 25 पार्ट्स हो चुके हैं, 22 से 25, और आर्टिकल 448 हो चुके हैं और शेड्यूल हो चुके हैं 12। तो शेड्यूल्स हो चुके हैं 12। तो काफ़ी चेंजेस हो गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू ये सारे चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ये जो 22 पार्ट से 25 पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुए हैं, उसको एक ब्रीफ छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें पार्ट 1 की, पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट, तो पार्ट फर्स्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात है, टेरिटरी के बारे में बात है, जो कि आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 में कवर होता है। तो जैसे पार्ट 1 में यूनियन और टेरिटरी की बात है, तो आर्टिकल 1 में क्या क्या चीजें कवर होती हैं। आर्टिकल 1 में कहा जाता है, एक तो देश का नाम है इंडिया, डेट इज भारत। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन हो रहा था कि देश का नाम क्या रखा जाए, तो कुछ एक यूनिलेटरल डिसीजन हो नहीं पाया कि इंडिया रखें या भारत रखें, तो फिर दोनों ही नाम रख लिए गए, क्योंकि कई लोग इंडिया के फेवर में थे, कई लोग भारत के फेवर में थे। तो आर्टिकल 1 में क्लियरली इंडिया का नाम, देश का नाम लिखा गया है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारे देश का नाम भारत भी है और इंडिया भी है, दोनों क्लियरली आर्टिकल 1 में लिखा गया है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। उसके अलावा जैसे आर्टिकल 2 की बात करें, तो आर्टिकल 2 में कि कोई भी नया स्टेट का फॉर्मेशन होता है, अगर हम कोई फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करते हैं, जैसे सिक्किम 1974 में वो इंडिया का पार्ट बना, एक फॉरेन टेरिटरी थी, तो एक नया स्टेट बना था। हालांकि उस समय एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया हमने 1974 में, और अगले साल 1975 में सिक्किम को जैसे बाकी स्टेट है वो वाला स्टेटस दे दिया गया, और एसोसिएट स्टेट वाला जो आर्टिकल है वो डिलीट कर दिया गया। तो वो पार्ट 1 में ही आर्टिकल 2 में आता है। आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें, तो इंटरनल रीएडजस्टमेंट होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट से एक नया स्टेट बनाया जाए। जैसे ऑलरेडी यूपी से उत्तराखंड को अलग किया जाए, ऑलरेडी एमपी से छत्तीसगढ़ अलग किया जाए, ऑलरेडी बिहार से झारखंड अलग किया जाए, तो आर्टिकल 3 में कवर होता है। आर्टिकल 4 में क्लियरली लिखा है कि आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू जो भी स्टेट्स वगैरह बनते हैं, बाउंड्री वगैरह चेंज होती है, कुछ भी होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में भी वो एंट्रीज की जाए। ठीक है, तो पार्ट 1 इंडिया के स्टेट्स और यूनियन के बारे में डील करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुप्रीम लॉ है, तो स्टेट्स के बारे में ही यहाँ पर पार्ट 1 में लिखा गया और कंट्री का नाम भी लिखा है। ठीक है, पार्ट 2 में आते हैं, पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप की, पार्ट 2 बात करता है सिटीजनशिप की, जो कि आर्टिकल 5 टू 11 में कवर होता है। ठीक है, पार्ट 2 डील करता है, बात करता है 1950 में कौन कौन इंडियन सिटीजन होगा। केवल ये बात करता है 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ कौन इंडियन सिटीजन होगा। फ्यूचर में कैसे इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी उसके बारे में बात नहीं करता पार्ट 2। फ्यूचर में कैसे सिटीजनशिप दी जाएगी उसके बारे में बात नहीं करता, केवल 1950 में कौन इंडियन सिटीजन होगा उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 11 जो है वो ये कहता है कि पार्लियामेंट फ्यूचर में जब भी किसी को इंडियन सिटीजनशिप देनी है या इंडियन सिटीजनशिप किसी की खत्म करनी है, तो उसके लिए रूल्स वगैरह, लॉ वगैरह पास करे पार्लियामेंट को पावर दी जाती है। तो इसलिए 1955 में 1955 में एक सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, जिसमें पूरे प्रोविजंस है कि 5 तरीके से सिटीजनशिप दी जा सकती है, 3 तरीके से सिटीजनशिप खत्म हो सकती है। ठीक है, तो 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में वो है। तो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट जो है केवल बात करता है 1950 में कैसे किसी को सिटीजनशिप, मतलब कौन कौन इंडियन सिटीजन होगा 1950 में, फ्यूचर के बारे में बात नहीं करता। पार्ट 3 अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट्स।
पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट है, जो कि आर्टिकल 12 to 35 में कवर होता है। ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं सिटीजनशिप को दिए जाते हैं, फंडामेंटल इन नेचर होते हैं, जो किसी भी इंडिविजुअल के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के, पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के, ठीक है, अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली 7 थे फंडामेंटल राइट, और प्रेजेंट की बात करें तो ओरिजिनली 6 हैं। एक राइट टू प्रॉपर्टी भी फंडामेंटल राइट हुआ करता था, वो अब लीगल राइट बन गया है, तो अब प्रेजेंट में 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो ये पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स। फिर बात करते हैं पार्ट 4। हम ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, छोटा ही वीडियो रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे ताकि सारे पार्ट कवर हो जाएं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक जरूर जाए, ठीक है। और कमेंट करना चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी जो कि कवर होता है आर्टिकल 36 to 51 में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या? आपको ये समझना है कि फंडामेंटल राइट तो सिटीजन्स को दिए जाते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ना सरकार के लिए है, सरकार के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, सरकार के लिए डायरेक्शंस हैं कि सरकार को इन आर्टिकल्स में लिखी गई बातों को अपने माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है, कोई भी कानून बनाते हुए, कोई भी पॉलिसी बनाते हुए, कोई भी स्कीम बनाते हुए, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्शंस हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हैं सरकारों के लिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, पब्लिक ऑफिसेज हो, मतलब सरकारी ऑफिसेज हो, उन्हें अपने माइंड में इन आर्टिकल्स में लिखी गई बातों को ध्यान में रखना है। जैसे इसमें अगर हम बात करें इक्वालिटी की बात करें, ठीक है, जो हमारे कंट्री में एक इनइक्वालिटी है, अमीर और गरीब के बीच में इतना गैप है, तो सोशलिस्ट पॉलिसी की इसमें बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात कर रहे हैं, इसमें जो डिसेबल लोग हैं उनके वेलफेयर की भी बात करें, डिसेबल लोगों के, अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं उनके भी वेलफेयर की बात हो रही है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में भी बात हो रही है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके बारे में बात हो रही है, बच्चों की एजुकेशन के बारे में भी बात हो रही है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के ऊपर भी बात हो रही है। मतलब ये सारी चीजें इसमें इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन है जो सरकार को ध्यान में रखनी है, कोई भी पॉलिसी, कोई भी लॉ, कोई भी स्कीम बनाते हुए। तो वो सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में कवर होता है। पार्ट 5 की अगर हम बात करें, पार्ट 4A की बात करें, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो कि आर्टिकल 51A में कवर होता है। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। बाद में कब जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 का, ठीक है, तो तब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना, ठीक है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, डिबेट ये चलती थी कि जब सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स अधिकार दिए जा रहे हैं तो उनकी कुछ ड्यूटी भी फिक्स करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि भैया ये आपकी ड्यूटी है। जैसे अगर हम बात करें कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, ये लोगों की ड्यूटी है। एक सेंस ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या हो रहा है आसपास, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, उसके बारे में बात कर रहा है। अपने बच्चों को स्कूल भेजना पढ़ने के लिए, वो सब ड्यूटी में लिखा गया है कि अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना चाहिए ड्यूटी के लिए, ठीक है। तो ये ओरिजिनली तो 10 ड्यूटी ऐड करी गई थी, बाद में एक 11th ड्यूटी और ऐड की गई, तो टोटल सिटीजन्स की 11 ड्यूटी है। ये भी है ड्यूटी जैसे कि अगर देश को जरूरत पड़े तो देश की सेवा के लिए आप तैयार रहें, ये भी आपकी ड्यूटी बनती है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज बाद में ऐड करी गई, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ठीक है। तो ये पार्ट 4 में कवर होता है। फिर हम बात करते हैं पार्ट 5 की। पार्ट 5 बात करता है यूनियन की, जो कि आर्टिकल 52 to 151 में कवर होते हैं। अब यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट की बात करता है तो यूनियन गवर्नमेंट में कौन कौन आ जाएगा? इसमें प्रेसिडेंट की भी बात होती है, वाइस प्रेसिडेंट की भी बात होती है, इसमें प्राइम मिनिस्टर की भी बात होती है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी बात होती है, इसमें बजट की भी बात होती है। मतलब यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर रही है उससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं
सरकार के पास, वो सारे इन्हीं आर्टिकल्स में लिखे गए हैं। तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा सब कुछ लिखा हुआ है, बजट वगैरह। सुप्रीम कोर्ट भी 124 आर्टिकल इसी में कवर होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बात है, पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का वकील है, उसके बारे में भी बात है, ठीक है, पार्ट 4 में, ठीक है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो ऑडिट करता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, उसके बारे में भी बात है 148 में, ठीक है। तो ये पार्ट 5 में हमारा आता है। फिर बात करते हैं पार्ट 6, पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पार्ट 6 में स्टेट्स के बारे में बात होती है, जो कि आर्टिकल 152 टू 237 में कवर होता है, पार्ट 6, ठीक है। पार्ट 6 में हमारा जो है स्टेट्स के बारे, इसमें गवर्नर के बारे में, चीफ मिनिस्टर, विधानसभा के बारे में बात होती है, ठीक है, और विधान परिषद भी जिन स्टेट्स में, उनके बारे में भी बात होती है। तो वो स्टेट्स में किस तरीके से कामकाज होगा, उनसे रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल पार्ट 6 में आते हैं। फिर आते हैं पार्ट 7। पार्ट 7 जो था, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, स्टेट्स को ना पार्ट A, B, C, D 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। तो इसमें पार्ट B स्टेट्स हुआ करते थे ओरिजिनली, और अब ये रिपील हो गया है क्योंकि 1956 में A, B, C, D कैटेगरी खत्म करके 2 ही कैटेगरी रखी गई, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो ये रिपील्ड बाय, ऐसा लिख लेते हैं, रिपील्ड बाय 7th CAA 1956 में रिपील हो गया था, ठीक है। अब आते हैं, और ये आर्टिकल 238 था, 238 था। अब आते हैं पार्ट 8, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 8। पार्ट 8 हमारा यूनियन टेरिटरी के बारे में बात है, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात है, और ये आर्टिकल 239 से 242 के बारे में कवर होता है। इसमें जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, चाहे चंडीगढ़ हो, अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, ठीक है, दादरा और नगर हवेली हो, दमन एंड दीव, ठीक है, और या दिल्ली के बारे में बात हो, ठीक है, NCR, नेशनल कैपिटल टेरिटरी के बारे में बात हो, तो वो भी इसी पार्ट में कवर होता है, आर्टिकल 239A से 242। अब आते हैं पार्ट 9, पार्ट 9th, इसमें आता है पंचायत। पंचायत हमारा 243A to O, 243A से 243O तक कवर होता है पंचायत, पंचायती राज, प्रॉपर पंचायती राज लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें लोकल, रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में बात हो रही है कि गांव में आपने देखा होगा पंचायत सदस्य होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, उनके पास भी बजट एलोकेट होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो गांव में किस तरीके से पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, जो भी उन्हें बजट एलोकेट हो रहा है, ठीक है। तो वो पंचायती राज में कवर होता है। फिर आते हैं पार्ट 9A, बात करता है म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी। तो ये कवर होता है 243P to 243ZG में कवर होता है म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी जैसे रूरल एरिया में पंचायती राज है, सिटी में नगर निगम, नगर पालिका वगैरह होती है, तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी में। फिर है हमारा पार्ट 9B, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कवर होता है आर्टिकल 243 ZS2 ZT में, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके मालिक क्या है, सारे के सारे किसान हैं जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जितना भी दूध, उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट में से हिस्सा मिल जाता है, ठीक है। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है, जैसे रिलायंस है, अडानी की कंपनी है, तो उसमें मालिक हम बोलते हैं रिलायंस, मुकेश अंबानी की कंपनी है। अमूल का एक मालिक नहीं है, सभी लोग मालिक हैं जो भी अमूल से जुड़े हुए हैं। जैसे आंचल डेयरी, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के उसमें रजिस्टर्ड है, जो जितना दूध कंट्रीब्यूट करेगा उसके हिसाब से उन्हें प्रॉफिट में से हिस्सा मिल जाता है, तो उसके मालिक वो सारे के सारे हो जाते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को सरकार ना इनकरेज करती है, प्रमोट करती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है। तो फिर आते हैं पार्ट 10, ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरिया। यह आर्टिकल
244 और 244A ये इसमें कवर होते हैं। ठीक है, इसमें ट्राइबल शेड्यूल, दो ही आर्टिकल हैं, ट्राइबल शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर आते हैं पार्ट 11। पार्ट 11 में हमारे पास रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशन है कि कानून बनाने से रिलेटेड कि सेंटर गवर्नमेंट किस में कानून बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट किस में कानून बना सकती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उन सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही होती है। तो ये आर्टिकल 245 to 263 में कवर होता है। फिर आते हैं पार्ट 12, इसमें फाइनेंशियल रिलेशन होता है सेंटर स्टेट के बीच में, फाइनेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, सूट्स के बारे में बात हो रही होती है। तो ये आर्टिकल 264 से आर्टिकल 300A के बीच में, जैसे फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280, सेंटर और स्टेट के बीच में पैसों का बंटवारा किस तरीके से होगा उसके बारे में बात हो रही होती है। जैसे जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड आर्टिकल है 279A, उसके बारे में बात हो रही होती है। उसके अलावा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जिसमें टैक्सेस के थ्रू जितना भी कलेक्शन होता है वो सारी चीजें, जीएसटी से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाद में ऐड हुए जीएसटी पास होने के बाद, वो सब इसी में है, फाइनेंस वाले पार्ट में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में आता है। उसके अलावा पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स within the territory of India, ये होता है हमारा आर्टिकल 301 to 307। ठीक है, इसमें बात की जाती है कि इंडिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट या इंडिया के ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ जो भी ट्रेड है उसके बारे में इस पार्ट में लिखा गया है, आर्टिकल 301 to 307। फिर आते हैं पार्ट 14। पार्ट 14 बात करता है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। ये हमारा आता है आर्टिकल 308 to 323। इस वाले पार्ट में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है डिस्कशन करने लायक, तो इसलिए हम ज़्यादा ब्रीफ में जा भी नहीं रहे क्योंकि एग्जाम में इससे इस पार्ट से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चंस बने भी नहीं है। ठीक है, इस पार्ट 14 से क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। ठीक है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है जो कि आर्टिकल 308 से 323 के बीच में है। इसमें ही अगर आर्टिकल 312 की बात करें तो ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात है। ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब है कि जिसका रिक्रूटमेंट यूपीएससी कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट कर रही है, फिर उन्हें स्टेट कैडर मिल रहा है। मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज में जैसे आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, आईएफएस ऑफिसर हो गए, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं जिनका रिक्रूटमेंट यूपीएससी कर रहा है, फिर उन्हें आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ये स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सर्व करते हैं क्योंकि स्टेट कैडर इन्हें मिल जाता है, और सेंटर को भी सर्व करते हैं ये लोग। तो ऐसी सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विसेज बोलते हैं। ठीक है, बाकी अगर हम कैटेगराइज करें, सेंट्रल सर्विसेज होती हैं। सेंट्रल सर्विसेज वो वाली सर्विसेज होती हैं जिसमें ऑफिसर्स केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सर्व कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कभी सर्व नहीं करेंगे। जैसे आईआरएस ऑफिसर होता है, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज है, तो आईआरएस ऑफिसर हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्व करेगा। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सर्व करेगा, वो कभी स्टेट गवर्नमेंट में नहीं आता। तो ऑल इंडिया सर्विसेज में जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, रिक्रूटमेंट सेंटर ने किया है, उन्हें स्टेट कैडर मिल जाता है, तो वो स्टेट में भी सर्व करने के लिए आते हैं और सेंटर भी उन्हें बुला सकता है काम के लिए। तो वो ऑल इंडिया सर्विसेज थी। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज होती हैं, जैसे उत्तराखंड के अंडर जैसे पीसीएस ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, नायब तहसीलदार हो गए, अलग अलग बीडीओ हो गए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो गए, वो स्टेट सर्विसेज में आता है। तो इसमें सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात है। साथ ही साथ इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी बात है, यूपीएससी, जैसे आर्टिकल 315 की बात करें, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी बात है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी इस पार्ट में बात की गई है, पार्ट 4 में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं पार्ट 14A।
जिसमें ट्राइब्यूनल्स के बारे में बातें, ट्राइब्यूनल्स के बारे में बातें आर्टिकल 323A और 323B। ट्राइब्यूनल्स का मतलब है यहाँ पर ट्राइब्यूनल एक स्पेशल टाइप के कोर्ट होते हैं, ठीक है। क्वासी जुडिशियल बॉडी भी बोलते हैं ट्राइब्यूनल्स को, जैसे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उसी तरीके से ट्राइब्यूनल है, लेकिन स्पेशल टाइप के कोर्ट। ये केवल स्पेसिफिक मैटर के मामले ही सुनते हैं, इनकी एक्सपर्टीज एक स्पेसिफिक मामले में ही होती है। जैसे कावेरी वाटर ट्राइब्यूनल है, कावेरी वाटर ट्राइब्यूनल में जो भी केस जाएंगे वो कावेरी रिवर के जो वाटर है उसके डिस्प्यूट से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे कावेरी वाटर ट्राइब्यूनल डिस्प्यूट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट किसके बीच में, कर्नाटका के बीच में, तमिलनाडु के बीच में, केरला भी इसमें इन्वॉल्व होता है, पुडुचेरी भी इन्वॉल्व होता है। तो इन स्टेट्स में पानी के बंटवारे को लेकर जो झगड़ा है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बजाय कावेरी वाटर ट्राइब्यूनल में जाएगा, और कावेरी वाटर ट्राइब्यूनल के जो जज होते हैं उनकी एक्सपर्टीज होती है इन सारे मामलों में, ठीक है। तो वो क्योंकि कावेरी नदी को पूरा उन्होंने स्टडी किया हुआ रहता है तो बेटर तरीके से जजमेंट दे पाते हैं, ठीक है। जैसे उसके अलावा ट्राइब्यूनल्स की बात करें, DRT होता है डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल। डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल का मतलब है जब कोई लोन में डिफॉल्ट कर जाता है तो उससे लोन की रिकवरी के लिए जो केस है वो DRT में जाता है, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में, ठीक है, लोन से रिकवरी का केस। उसके अलावा बाकी जो कोर्ट में केसेस होते हैं वो फ्रॉड के केसेस होते हैं। मतलब कोई भी अगर लोन में डिफॉल्ट करता है तो दो तरीके के केसेस हो सकते हैं उसके ऊपर। एक तो DRT में केस होगा लोन की रिकवरी का, वो तो होना ही है। दूसरा केस जो होगा अगर उसने लोन डॉक्यूमेंट में फ्रॉड किया हुआ हो तो फिर उसमें क्रिमिनल जो सेशन कोर्ट है वहां भी उसके ऊपर केस चलता है। फिर दो जगह केस चलता है, DRT में रिकवरी का और जो सेशन कोर्ट है वहां पर क्रिमिनल केस चलता है इंडिविजुअल के ऊपर। अगर किसी ने कई बार ऐसा होता है कि किसी ने लोन में फ्रॉड ही नहीं किया, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, तो सिविलियन जो सेशन कोर्ट है वहां पर केस नहीं चलता, केवल DRT में रिकवरी का केस चलता है उसमें, ठीक है। तो DRT डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल एक स्पेशल टाइप का कोर्ट है जिसमें केवल रिकवरी से रिलेटेड मामले जो है ट्राइब्यूनल के पास जाते हैं। जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, NGT नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, यहाँ पे एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे केस जाते हैं, जज की एक्सपर्टीज होती है एनवायरनमेंट के केसेस में, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 14A का पार्ट है जो कि बाद में जोड़ा गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है CAA 1976 में, ठीक है। तो उस समय ये ट्राइब्यूनल वाला पार्ट 14A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना, ठीक है। पार्ट 15 की अगर हम बात करें, पार्ट 15 बात करता है इलेक्शन की। इलेक्शन हमारा आर्टिकल 324 से स्टार्ट होता है टू 329A तक आर्टिकल, ठीक है। जैसे 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स के बारे में बात है इन सारे आर्टिकल्स में। इस पार्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के लिए भी इलेक्शंस कराएगा, विधानसभा के लिए इलेक्शन कराएगा, तो वो सारी चीज़ें इस पार्ट में मेंशन की गई है, ठीक है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है पार्ट 15 में, ठीक है। फिर बात करते हैं पार्ट 16। इसमें स्पेशल प्रोविजन है पार्ट 16 में रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ये आर्टिकल 330 से 342 के बीच में है, ठीक है। इसमें रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस मतलब जैसे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं या विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं, कुछ सीट SC और ST के लिए रिजर्व रहती हैं, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से केवल SC कैंडिडेट ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है या ST कैंडिडेट ही इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, ठीक है। तो उस बारे में बात है यहाँ पर, ठीक है। और भी कई चीज़ें हैं, स्पेशल प्रोविजन सर्टेन क्लासेस जो वीकर सेक्शन है उनके बारे में है रिजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। जैसे विमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड अभी बात चल रही है कि विमेन को भी रिजर्वेशन दिया जाएगा विधानसभा लोकसभा में, तो वो इसी पार्ट, वो कोई नया आर्टिकल ऐड होगा तो इसी पार्ट जो है 16 का ही पार्ट बनने वाला है वो नया आर्टिकल। इसमें स्पेशल प्रोविजंस है सर्टेन क्लासेस से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें पार्ट 17
पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 343 टू 351। ऑफिशियल लैंग्वेजेस का मतलब, जैसे आर्टिकल 343 क्लियरली कहता है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी इंडिया की वो हिंदी होगी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। यूनियन की बात करता है, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये कई बार आया हुआ आर्टिकल 343। इसमें लैंग्वेजेस के बारे में बात है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं क्या क्या हो सकती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की तो हमने जैसे इसमें लिखा हुआ कि हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, लेकिन इंग्लिश भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। स्टेट्स की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें, मतलब ऑफिशियल वर्क किस लैंग्वेज में होगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिस वर्क है वो इंग्लिश में भी होता है और हिंदी में भी होता है। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, जैसे तमिलनाडु की बात करें, तो उनका ऑफिशियल वर्क किस में होगा, तो उनकी हिंदी नहीं है। उसमें मेंशन है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपनी रीजनल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती है, उनकी पावर है। तो तमिलनाडु में अगर हम बात करें, तमिलनाडु में उनके स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तमिल लैंग्वेज है, और साथ ही साथ इंग्लिश भी उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है। जैसे कर्नाटका है तो वहाँ पर कन्नड़ ऑफिशियल लैंग्वेज होगी और इंग्लिश भी। हिंदी वहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, वहाँ का सारा ऑफिस वर्क कन्नड़, कर्नाटका में की बात करें या इंग्लिश में होगा, ठीक है। केरला की बात करें तो मलयाली, ठीक है, और या फिर इंग्लिश में उनका चल रहा होगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन है तो वो फिर इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अब तमिलनाडु की सरकार तमिल में लेटर लिख के सेंटर को भेजे, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट तमिल में लेटर लिखने को तो लिख सकती है, लेकिन उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। इसके अलावा जुडिशरी में क्या लैंग्वेजेस होंगी, जुडिशरी की लैंग्वेजेस के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्रवाई होगी वो ओनली इंग्लिश में होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई होती है सब कुछ इंग्लिश में होगा, ठीक है। हाई कोर्ट की प्राइमरी लैंग्वेज भी इंग्लिश होगी, लेकिन अगर किसी स्टेट की विधानसभा ने कानून पास किया हुआ अपने स्टेट के लिए कोई ऑफिशियल लैंग्वेज, तो उसमें भी विधानसभा की कार्रवाई हो सकती है। जैसे उत्तराखंड की विधानसभा ने जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, तो हिंदी में भी नैनीताल हाईकोर्ट में मामला चल सकता है। लेकिन अगर वर्डिक्ट आता है किसी भी हाईकोर्ट का, वर्डिक्ट जो आखिरी में वर्डिक्ट आता है रिटन में, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि फिर हाईकोर्ट के वर्डिक्ट को अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो जितने भी हाईकोर्ट हैं वो अपने रीजनल लैंग्वेज में भी केस चला सकते हैं, लेकिन जो वर्डिक्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। तो ये सारी चीजें पार्ट 17 में लिखा गया है। इसके अलावा आते हैं पार्ट 18। पार्ट 18 हम बात करें तो इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो कि आर्टिकल 352 से स्टार्ट होता है टू 360। इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस में बात की गई है नेशनल इमरजेंसी की, जब पूरे देश में इमरजेंसी लगानी हो। जैसे हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, जैसे वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड में 2 बार लगी थी। एक तो 1962 से 68 के बीच में, एक बार जो उस समय इंडिया चाइना वॉर भी हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर भी हुआ था 1965 में। फिर 1971 में फिर लगी, इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, जिसे लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश भी बोलते हैं। फिर 1977 से 77 इंदिरा गांधी ने लगाई थी नेशनल इमरजेंसी। उसका ग्राउंड हालांकि इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में लगाई थी। इंटरनल डिस्टर्बेंस अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है, उसके बदले आर्म्ड रेबेलियन वर्ड ऐड कर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये हमने बात करी नेशनल इमरजेंसी, मतलब ये पूरे देश में लगती है। इसके लिए एक हमने स्पेशल वीडियो भी बनाया है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, हमारे जो नॉलेज बूस्टर प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वीडियो जिन्होंने लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। तो उसके अलावा इसमें नेशनल इमरजेंसी के अलावा स्टेट इमरजेंसी रहती है। अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही इमरजेंसी लगानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर आ जाती है इमरजेंसी में। जैसे वेस्ट बंगाल में इमरजेंसी लगानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इमरजेंसी लगाई, वेस्ट बंगाल की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। राजस्थान में इमरजेंसी लगानी है तो राजस्थान की सारी पावर, स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। तो ये होता है स्टेट इमरजेंसी। उसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, अगर कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है, जो आज तक कभी लगाई नहीं गई है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस भी जो है इसमें
पार्ट जो 18 है इसमें सारा का सारा दिया गया है। उसके अलावा आते हैं पार्ट 19 में। इसमें मिसलेनियस है, इसमें ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आर्टिकल 361 से 367 के बीच में, हालांकि इसमें केवल एक आर्टिकल 365 एग्जाम में कभी आया हुआ है, वो बस इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल 365 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई भी डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को देता है और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की दी गई डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता, ठीक है, मानता नहीं है, तो इस ग्राउंड में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। तो आर्टिकल 365 क्लियरली कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दी किसी स्टेट को, स्टेट ना माने सेंटर की बात को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस ग्राउंड में नेशनल इमरजेंसी, ये स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। तो आर्टिकल 365, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अब आते हैं पार्ट 20 कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 20 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 की बात करता है। आर्टिकल 368 में क्या बात की गई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो 1950 का कॉन्स्टिट्यूशन था और आज की डेट का कॉन्स्टिट्यूशन है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं। नए नए पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऐड हो गए हैं, नए नए आर्टिकल्स ऐड हो गए हैं, कई आर्टिकल्स तो डिलीट हो चुके हैं, कुछ पार्ट डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो पार्ट 20 अमेंडमेंट प्रोसीजर्स पूरा इसमें, ये कई बार एग्जाम में आया कि अमेंडमेंट प्रोसीजर कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 368 अमेंडमेंट प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को या पैराग्राफ को, लाइन को चेंज करना, जो टेक्स्ट वगैरह लिखे गए हैं, क्योंकि वो टेक्स्ट वगैरह चेंज होगा तो बात बदल जाएगी, इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से होगा। कई नए आर्टिकल्स ऐड हुए हैं, कई नए पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए हैं। तो ये पार्ट 20 में आता है अमेंडमेंट्स। उसके अलावा पार्ट 21, पार्ट 21, पार्ट 21 टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है डिफरेंट स्टेट्स के लिए। टेम्परेरी, ट्रांजिशनल या स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 369 टू 392 में कवर होता है। अब देखिए, इसमें ये ध्यान रखना है टेम्पररी, यहाँ पर टेम्पररी प्रोविजंस हैं। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 JNK के लिए एक स्पेशल से अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। आर्टिकल 370 अरे टेम्पररी था, ये टेम्पररी क्लियरली लिखा हुआ कि टेम्पररी प्रोविजंस था JNK के लिए, बिल्कुल अलग कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्योंकि जब JNK इंडिया का पार्ट बना 1948 में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा हरि सिंह के साथ भारत सरकार ने साइन करा, क्योंकि उस समय एक थ्रेट थी कि चाहे ये जो पाकिस्तान है जम्मू कश्मीर को अपना पार्ट ना बना ले, क्योंकि विद्रोह चल रहा था। तो राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बना। और उस समय कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो लागू नहीं हुआ था, 1950 में लागू हुआ था। 1948 में ऐसा हुआ था, 1947-48 में कश्मीर वॉर हुई थी। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू जम्मू कश्मीर जब इंडिया का पार्ट बना, तो उनको ये बोला गया कि आपके लिए अलग से प्रोविजन बना देते हैं JNK के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 डाल दिया गया। 370 में JNK के लिए स्पेशल प्रोविजन, टेम्पररी और ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन डाल दिए गए। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का बिल्कुल अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि अब जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल प्रोविजन खत्म कर दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर का जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रोविजन जम्मू कश्मीर के लिए खत्म हो गए। अब जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन का जो अदर पार्ट्स हैं, जो पहले लागू नहीं होता था, वो सारी चीज़ें जम्मू कश्मीर में लागू होती हैं, जैसे बाकी स्टेट्स में लागू होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेरी, ट्रांजिशनल है आर्टिकल 370 में। उसके अलावा आर्टिकल 371 में बात की गई है 371 में, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में अलग अलग जो एरियाज़ हैं जिनको अलग से अटेंशन की ज़रूरत है, तो उसके लिए डेवलपमेंट बोर्ड्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। जैसे मराठवाड़ा है, ठीक है, और गुजरात में कच्छ है, तो इनके लिए डेवलपमेंट बोर्ड्स वगैरह बनाए जा सकते हैं। तो स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात की जा रही है। उसके अलावा आर्टिकल 371, 71A, 71B, इसमें अलग अलग स्टेट के लिए बात की गई है स्पेशल प्रोविजंस की। सब में स्पेशल, नागालैंड के लिए, मिजोरम के लिए, अलग अलग स्टेट के लिए।
तो डिफरेंट स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन के बारे में भी बात की गई है, ए बी सी डी 371 है, तो ये सब टेम्पररी है और ज़्यादातर आर्टिकल्स आगे के कॉन्स्टिट्यूशन से रिपील कर दिए गए हैं ज़्यादातर। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 22 जो लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमारे पास जो है शॉर्ट टाइटल्स के बारे में बात है। इसमें एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चन बने नहीं है। शॉर्ट टाइटल्स, commencement and authoritative text in Hindi and repeals के बारे में। इसमें एग्जाम में ऐसा कुछ है नहीं, तो आर्टिकल 393 टू 395 इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये आखिरी पार्ट था, इसमें ज़्यादा कुछ एग्जाम में कुछ है नहीं, तो आखिरी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और अभी हमने डिस्कस करा कि कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट थे और अब 25 हो गए, लेकिन यहाँ पर हमने क्यों ख़त्म कर दिया? देखिए वो जो एक्स्ट्रा पार्ट्स की अगर हम बात करें तो एक तो हमारा पार्ट 4A कॉन्स्टिट्यूशन का वो बीच में है एक्स्ट्रा, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, एक तो ये ऐड हुआ था पार्ट 4A, ठीक है। उसके अलावा जो पंचायती राज है, पंचायती राज में म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी एक अलग से ऐड हुआ था, हमने डिस्कस भी करा है कौन कौन से ऐड हुए थे। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये अलग से ऐड हुआ था, ठीक है। और ट्राइब्यूनल्स, ये 4 पार्ट ऐड हुए थे, तो 22 + 4 ये तो 26 हो गए। ये 4 नए पार्ट ऐड हुए थे, ट्राइब्यूनल्स वगैरह, ठीक है, तो ये तो 26 हो गए। लेकिन 25 क्यों है? क्योंकि एक पार्ट 7th पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 7 है वो डिलीट कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था। इसमें पार्ट बी स्टेट्स के बारे में बात थी, तो 25 पार्ट्स इस तरीके से बने हैं। नंबर में तो 22 तक ही है, लेकिन बीच में जो 4 नए पार्ट आए हैं और एक डिलीट हुआ है, तो नेट अगर काउंटिंग करें तो टोटल 25 पार्ट हो जाती है। इसी तरीके से आर्टिकल भी 448 कैसे हैं, यहाँ तक तो 395 पे खत्म हो जाता है, बीच बीच में आर्टिकल डाले गए हैं। जैसे हमने बोला 323A 323B, ठीक है, बीच में जैसे ट्राइब्यूनल का हमने डिस्कस करा था ये, तो ये 2 नंबर 23 के बाद इसे 324वां 325वां आर्टिकल बोलेंगे। तो ABC करके कई आर्टिकल्स डाले गए हैं पंचायती राज में, बहुत सारे 243A 243B 243C ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारे आर्टिकल्स डाले गए हैं। तो उन सारे आर्टिकल्स को जोड़ें तो 448 तक हो जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज डिस्कस करा कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स, ब्रीफ में डिस्कस करा है, और अलग अलग पार्ट्स के लिए हमने अलग अलग से वीडियोस भी बनाई है जो आपको हमारे इंडियन पॉलिटी या नॉलेज बूस्टर्स में मिलेगा। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।